नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। देखिए, तो जैसा कि हम यहां पर लगातार कोई ना कोई वैकेंसी डिस्कस करते ही रहते हैं। इस सीक्वेंस में आज मैं जो वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूं वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। और मैं आपको बता दूं कि जिस वैकेंसी पर हम बात करेंगे, जो टोटल पोस्ट है ना, यहाँ पर वो 344 है। ठीक है। अब ये 344 पोस्ट जो है, पोस्ट एक ही है, पोस्ट का नाम एक ही है। ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना। इन्हें कार्यकारी लोग चाहिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहिए। और जिनके पास हो, है ना, 2 साल का ग्रामीण डाक सेवक का एक्सपीरियंस। ठीक है ना, आ गया। आ गई वो चीज़ जिससे आपको नफरत है ना। 2 साल ग्रामीण डाक सेवक का एक्सपीरियंस हो, जिनकी जो मिनिमम एज है वो 20 साल हो, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल हो। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में इन्होंने कहा है एनी ग्रेजुएट। ठीक है ना, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 750 रुपये। ठीक है। और डिटेल में भी आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए। सर, ये जो 344 वैकेंसीज ओपन हुई हैं, ये कैसे ओपन हुई है? ये स्टेट वाइज है ना, याद रखिएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी। तो आप जिस स्टेट से हैं, जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप देख करके आराम से भर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब आइए, है ना, ये हुई वो बातें जो नॉर्मल है, किसी को भी पता होनी चाहिए थी। अब आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे मैं जो बता रहा हूँ आपको। इनने कहा ना, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा ब्लू पेन ले लूँ क्या? यहाँ पर पहले से ही ब्लू पेन नहीं तो कौन सा ले लूँ? ये नहीं होगा। अच्छा, ये वाला ले लेता हूँ। ध्यान देखना, लिखा ना आईपी, या ये ले लीजिए। ये देखो, यहाँ पे देखो, आईपीबीपी रिक्वायर्स इतने ग्रामीण डाक सेवक चाहिए उनको, 344। है ना, तो कौन चाहिए? 344 ग्रामीण डाक सेवक चाहिए। सॉरी। ये क्या करेंगे भैया? ये परफॉर्म करेंगे, मतलब डायरेक्ट सेल्स करेंगे एंड रिलेटिव एक्टिविटीज जो भी होंगी ऑफिस से जुड़ी हुई, अलग अलग तरीके की, है ना। मतलब इस बैंक से जुड़े हुए, है ना, और जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, यही सब काम है इनका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, है ना। और मैं देख लूँ कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट रहा हो। तो यहाँ पे लिखा है, देखो जरा, इंटरेस्टेड ग्रामीण डाक सेवक। आप ने देखा होगा, मैंने कुछ समय पहले ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी ओपन हुई थी, बहुत सारी भारी मात्रा में वैकेंसी ओपन होती है, 40,000 44,000 होती है। है ना। तो उस पर निर्भर करता है। एक चीज़ और है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं उसको लिख भी देता हूँ। इसका जो लास्ट डेट है इसको फिल करने का, वो 31 अक्टूबर 2024 है ना। ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है 11 अक्टूबर 2024 से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और फॉर्म को भरना है। लेकिन कंडीशन वही है कि 2 साल का अ, ग्रामीण डाक सेवक के रूप में आपके पास वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है। वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, क्या क्या डेट मैंने बताई थी। ये है वो लिंक जहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। और लास्ट डेट का आप इंतज़ार नहीं करेंगे, ये इसमें कहा गया है। ठीक है। ये जो डेट है, ये जो वैकेंसीज है, ये टेंटेटिव है, मतलब ये बढ़ और घट दोनों सकती हैं। वो तो काम होता है उसका बताना। अब देखें, अब क्या होगा। ये यहाँ पर स्टेट लिखे हैं और ये नंबर ऑफ वैकेंसी। तो अब आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे अंडमान निकोबार में 1 ही पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में टोटल 8 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 5 है। अब ये भी जानना है कि सर अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारे जिले हैं, उसमें भी कौन सा? तो इसके लिए इन्होंने नीचे एक पीडीएफ दी हुई है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। असम में 16 हैं, बिहार में 20 हैं, चंडीगढ़ में 2 हैं, बाकी देख लो यहीं पे, छत्तीसगढ़ में 15 है, दादरा एंड नगर हवेली में 1 है, दिल्ली में 6 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 29 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 10 हैं, जम्मू एंड कश्मीर में
4 हैं, झारखंड में 14 हैं, कर्नाटका में 20 हैं। ठीक है, चलते हो। आप देखो केरला में आपको मिलेंगे 4, फिर लक्षद्वीप में एक, सॉरी लद्दाख में एक, लक्षद्वीप में एक, मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश 20, है ना, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 6, मेघालय में 4, मिजोरम में 3। ठीक है, यहाँ देख लो, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। नागालैंड में 3, उड़ीसा में 11, पौंडुचेरी में 1, पंजाब में 10, राजस्थान में 17, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 15, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 36, वेस्ट बंगाल में 13, और हो गए टोटल 144। अब यहाँ पर एक बात लिखिएगा, इन्होंने ना एक एनेक्जर 1 दिया। एनेक्जर 1 मतलब एक पन्ना ऐड करना, कोई पेज होगा, एक पेज होगा जो आपको नीचे मिलेगा ना, उसमें बताया गया है ऑल द कैंडिडेट शैल सबमिट देयर प्रेफर्ड बैंकिंग आउटलेट्स आउट ऑफ द वेरियस लोकेशंस मेंशनड एट इतना। तो कहाँ है वो मेंशन, वो मैंने बताया एनेक्जर 1, वो मिलेगा नीचे पन्ने में। तो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन चूज, ध्यान से देखना, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 2 बैंकिंग आउटलेट्स। आप मैक्सिमम कितने बैंकिंग आउटलेट चुन सकते हैं? 2, इन 1 सर्कल, और एक ही स्टेट में, याद रखना, है ना, एज देयर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप क्या है कि एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पहली बात तो, है ना। इसमें ऐसा मत सोचना सर मैं 2 फॉर्म भर देता हूँ, एक मध्य प्रदेश से, एक मणिपुर से, ऐसा नहीं। आप एक ही स्टेट से भर सकते हैं, उस स्टेट के अंदर आप प्रेफरेंस दे सकते हो कौन से में पहले, मतलब कौन से में आप जाना चाहेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हो आप, एक स्टेट के अंदर कौन जिले की प्रेफरेंस, है ना, कि मुझे इस जिले में नौकरी मिल जाए, नहीं तो फिर इसमें मिल जाए, नहीं तो इसमें मिल जाए। ऐसा हो सकता है। अब आइए देखिए, लिखा गया है कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी अप्लाई कर रहा है, विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द, देखो आपके कैंडिडेचर, है ना, सिर्फ उसी वैकेंसी या उसी सर्कल या उसी स्टेट के लिए मान्य होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसको आपने चुना है, और मेरिट लिस्ट आपकी उसी सर्कल के लिए ड्रॉ होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश में अपना नाम ढूंढने चले जाओ, जिसके लिए अप्लाई किया वह उसी में आएगा। अब अगर सिलेक्टेड हो गए आप, तो आपको उसी सर्कल में, उसी स्टेट में ऐसे पोस्ट कर दिया जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, बाकी ऐसा रहता है कि बैंक की रिक्वायरमेंट है तो कहीं भी वो भेज सकते हैं। अब आ जाइए जॉब प्रोफाइल, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मतलब आपको काम क्या क्या, तो वो बता रहा हूँ। तो आपका काम हो जाएगा, जैसे ही देख लो, कोई भी एक मैं हल्की सी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको असिस्ट करना पड़ेगा, असिस्टेंट का रोल प्ले करना पड़ सकता है, ऑफिसर्स का, है ना, जितने भी ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर, और कोई ड्यूटी हो सकती है जो बैंक की आपको करनी पड़ सकती है। आपको हो सकता है मैनेज करना पड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जितने भी इनके चैनल पार्टनर्स हैं, है ना, या जो भी हैं, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, कि अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट, बैंक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट सेल करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, आपको कंडक्ट पीरियडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशंस फॉर जीडीएस ऑन आईपीपीबी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लगातार आपको जो है सिखाया जाएगा कि आईपीपीबी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी, इसके बारे में समझाया जाएगा। उसी को आपको जो है, मतलब बहुत सारे काम है, कुछ भी काम हो सकता है, ऑफिस का काम, बाहर का काम, कुछ बेचने का काम, कुछ भी करवा लेंगे ये आपसे। एलिजिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया था, मिनिमम एज 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ GDS, सॉरी दोस्तों, ग्रेजुएट हो आप किसी भी डिसिप्लिन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, और यहाँ देखो रेगुलर चाहे डिस्टेंस लर्निंग हो, है ना, सब एलिजिबल है, सब एलिजिबल है। आती बारी की सर हमें पे कितना मिलेगा, अलाउंसेस कितने मिलेंगे। देखिए, तो क्या है कि बैंक जो आपको लमसम अमाउंट देगा हर महीने, ध्यान देना, हर महीने 30,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? हर महीने 30,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। ठीक, जो टैक्स डिडक्शन है विल बी डन, फिर वो तो टैक्स वगैरह तो अपने हिसाब से होता रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा, है ना। इट इज क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे और अलाउंसेस बोनस शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन अबव। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आती बारी की सर ये क्या परमानेंट है? नहीं, ये एक टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ समय के लिए रखा जाएगा।
इसे कभी कभी ना फिक्स्ड टर्म भी कहते हैं। अगर आप मुझसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं और आप मेरा वीडियो सुनते रहेंगे तो मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बताई हुई। फिक्स टर्म का मतलब एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि टेम्परेरी, है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब तक हमारा काम है हम आपसे काम ले लेंगे, उसके बाद आपको चाय में से निकाल करके मक्खी की तरफ फेंक देंगे। आजकल यही ट्रेंड है भाई, ठेकेदारी टाइप चीज़ें चलने लग गई। ठेकेदार मतलब तुम जैसे ईंटा ढोने जा रहे हो कि आज भाई आज मकान बन रहा है, आ जाओ। मकान बन रहा मतलब एक प्रोजेक्ट मिला हुआ, तो आओ मैं कुछ हायर कर रहा हूँ ईंट ढोने वालों को, आ जाओ भैया। तो देखिए दोस्तों, ये कहते हुए भी कभी कभी दुख होता है मुझे, है ना, कि अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं, फिक्स टर्म, टेम्परेरी। पता नहीं कैसे आगे की चीज़ें जाएंगी। तो आइए जरा टेन्योर देख लेते हैं। तो देखिए इनने कहा है 1 साल का आपका टेन्योर रहता है, लेकिन क्या होता है हर साल ना इस एक्सटेंशन को मतलब देखते हैं कि भाई कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जो कंपनी के प्रोफाइल में लिखा है वो तो 1 साल है, लेकिन पिछली बार ये 2 साल का हो गया था, है ना। और कभी कभी इसे एक्सटेंड कर देते हैं, 3 साल हो जाता है, मतलब ऐसा होता है। तो मतलब आप देखोगे कि इसे 2 साल और खींचा जा सकता है, कुल मिला के 3 साल। लेकिन वो तभी जब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उनको ज़रूरत भी है, तभी ये चीज़ें होती भी हैं। ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि आपका ये बढ़ने का ये नहीं मतलब है कि आप हमसे परमानेंट पोस्टिंग ही मांगने लग जाओ। कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रेगुलर एब्जॉर्प्शन इन आईपीपीबी। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। और आपका जितना भी बिजनेस परफॉर्मेंस है वो हर 6 महीने में ये रिव्यू करेंगे, है ना, देखेंगे कि कैसा क्या जा रहा है आपका। और परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं मिली तो भगा देंगे। देयर शैल बी अ मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टेम्परेरी एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन आईपीपीबी एज एग्जीक्यूटिव। Therefore, GDS who were engaged with IPPB as a territory इतना 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 in the past shall be eligible to apply under this recruitment exercise only if they are not mandatory cooling off period। ठीक है, कुछ समझ में आया? आया कुछ समझ में? अब यही बात है, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या लिख दिया भाई इस पॉइंट है। कभी कभी ये लोग ऐसी चीजें लिख देते हैं, मतलब इंग्लिश दोबारा पढ़नी पड़ेगी। पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, देयर शैल बी मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टेम्परेरी इंगेजमेंट। हर टेम्परेरी इंगेजमेंट के बाद, जैसे मान लो अभी कोई बंदा लग गया, उसका टेम्परेरी इंगेजमेंट हुआ, वो 2 साल 3 साल जितना भी काम करके चला गया, उसके बाद आएगा कूलिंग ऑफ पीरियड जो कि 2 साल का होता है। समझ गए ना सर? इसका क्या मतलब है 2 साल? मतलब ये एक तरह से इसमें आप काम नहीं कर रहे हो, है ना, इसमें आप काम नहीं कर रहे हो, कूलिंग ऑफ पीरियड है। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा जिससे कि क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, पढ़ा भी हुआ है। देयर फॉर जीडीएस हु वर इंगेज्ड विद आईपीपीबी एज टेरिटरी ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव इन द पास्ट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ओनली इफ दे आर नॉट इन द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या मतलब समझे आप? नहीं समझे ना? नहीं समझ नहीं पा रहे हो? अब मैं समझा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कोई बंदा 2021 से लगा, अपन 1 साल के हिसाब से समझते हैं। उसकी टेम्परेरी वो सिलेक्ट हो गया, उसकी टेम्परेरी जॉब 2021 से 2022 तक आई। अब क्या हुआ कि 2022 में ये वैकेंसी फिर से ओपन हुई, ठीक है। तो 2022 से फिर कहाँ तक गिना जाएगा? 2023। लेकिन अब 2021 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 2020 वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्यों सर? ये जो 2021 से 22 के बीच में जिन्होंने अभी करके गए ना, तो उन्हें अब कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा। क्या मिलेगा उन्हें? कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा, जो कि 2 साल तक का होता है। तो ये 2021 2022, क्योंकि अब ध्यान देखना, तो 2 साल तक का है, तो ये 2 साल छोड़ दिए जाएंगे, 2020 वाले को भर दिया जाएगा। समझे ना आप? जिसने अरे आसान भाषा में जिसने अभी भी किया है ना, उसको हटा दिया जाएगा। अब आ गया था दोस्तों, और मैं मजाक कर रहा था, है ना, परेशान मत होना, थोड़ा सा मजाक करना भी जरूरी है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। भैया जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज आपके आए ना, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन होगा।
हाउएवर द बैंक रिजर्व्स द राइट, लेकिन ध्यान सुनिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज के बेस पे आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दें। हो सकता है अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो ये ऑनलाइन टेस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उनके लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है जिन्होंने जीडीएस वगैरह पहले से किया हुआ है ना, पहले वो इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। ठीक है, और ये सब फिर वो उनका सिलेक्शन प्रोसेस उसको हटा दो यहाँ पे, मतलब कि अगर दो लोग का एक जैसा हो जाए तो मालूम है जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। कैंडिडेट शेल फिल एग्जैक्ट परसेंटेज, तो भाई जब आप फॉर्म भरें तो अपना फॉर्म परसेंटेज वगैरह सब अच्छे से भर दें। ठीक है ना, मैं बता दूं कि देखिए जो लोग सरकारी महकमे में हैं वो इसे भर रहे हैं या और कहीं पर हैं वो इसे भर रहे हैं तो वो उन्हें एनओसी लगानी पड़ेगी। जो लोग सरकारी महकमे में हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बस ठीक है, मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फ़ी तो मैंने आपको बता ही दी है ना। और किसी को छूट वगैरह इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन वंस, इसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है। ठीक है, छुट्टियां वगैरह ऐसी हैं भैया कि वो आपको उसके हिसाब से दी जाएंगी, कुछ उसमें डिस्कस नहीं किया हमने, कहा जो हमारे हिसाब से होगा वो हम दे देंगे आपको। ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं। फ्री सजाएं मौत है, अगर आपने कुछ गलत किया तो सजाएं कुछ दी गई हैं, है ना। इनकम्प्लीट वो भी यहाँ पे सब लिखा है, इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सारी बातें बहुत आपको पता रहती हैं, आप चिंता मत करो। ठीक, कोई क्वेरी रहेगी तो इस पे आप उसको भेज सकते हो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब अच्छे से डालना, कम से कम 1 साल के लिए तो उसे चेंज नहीं ही करना है। और ये वो पन्ना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तो बहुत सारे ज़िले होंगे, तो जिन जिन जिलों में वैकेंसी है उन्हीं की बात यहाँ पर कही गई। तो जैसे अब ये देख लो, ये अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं अपने प्यारे मध्य प्रदेश से, क्योंकि आपकी ये भैया वीडियो बना रहे हैं ये एमपी से ही है ना। आ रे 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 रे, ये आ गया भाई एमपी। अब एमपी में आप देख लो साहब, ये रहा है ना, एमपी के सारे जिले आपको दिख जाएंगे, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, है ना। इनमें कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको देख करके आराम से भर सकते हो। मध्य प्रदेश में तो लगता है सब में खुल गया है, सब में नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये थी पूरी पीडीएफ, पूरी जानकारी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी पीडीएफ समझी होगी। कोई दिक्कत रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। आपका पूरा स्वागत है। ठीक है दोस्तों, और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी ज़रा जाके देख लीजिए। और शाम तक एक और वीडियो आएगा, तो ऐसी सारी वीडियोज़ को जानने समझने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, ताकि आप नौकरी पा सकें। नौकरी टेम्परेरी है कि परमानेंट, ये सब बहस ना मैं बहुत सारे वीडियोज़ में कर चुका हूँ। और मुझे लगता है कि आपको खुद भी बहुत अच्छे से अपना अंदर झांक करके एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे लिए अभी क्या ज़रूरी है, बजाय किसी को सुनने और किसी से समझने से। किसी की बातों से प्रेरित होने से कुछ नहीं होता है, आपको अपने आप से प्रेरित होना पड़ेगा कि क्या मैं इसको करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें, है ना। सोल डिस्क्रिशन, अपने आप में इस बात को सोचने की कोशिश हमेशा करिए कि क्या मैं इसे भरूँ, मुझे फ़ायदा है कि नहीं। ठीक है ना, अपना फ़ायदा देख करके हमेशा काम करना चाहिए। मैंने ये बात आपको हमेशा सिखाई है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और नौकरी पाने के लिए मेहनत करते रहिए।